Ladies and gentlemen, we are very honored to have with us Mr. C.R. Patil this morning. He's a Minister for Jal Shakti, one of the most underrated but one of the most important ministries of the Modi government. It's a flagship ministry of the government and of the Prime Minister's vision. Mr. Patil is not just a Minister for Jal Shakti, he's also a politician par excellence, the President of the Gujarat BJP, won by the largest margin in the Lok Sabha. At the last election, by one of the largest margins in the election before that, was one of the core architects of the Gujarat BJP's win under the Prime Minister's leadership in the last Gujarat election, despite years of being in power. So, thank you so much for making the time for Money Control and for Network 18. Sir, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के विजन का विकसित भारत का की जो बात है, उसमें उनके पहले टर्म में सबसे ज्यादा उन्होंने स्वच्छ भारत की बात करी, डिजिटल इंडिया की बात करी, जिससे एक बेस बना भारत के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो जल शक्ति के जो विजन था, जो हर नल में जल लाने की जो बात मंत्रालय को खड़ा किया गया, तो ये उनका नेक्स्ट बिग स्टेप था स्वच्छ भारत के बाद। तो इसका दायित्व आपको दिया गया है। सो वेयर आर वी ऑन द हर घर में जल की जो बात है, उस मिशन में हम इस वक्त कहां पहुंचे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है विकसित भारत 2047 का, विकसित भारत बोलना और विकसित भारत बनाना, वो दोनों में अंतर है। जिसको विश्वास है कि जो विकसित भारत बना सकता है वो ही ये बात कर सकता है। और इसीलिए जब 2014 में लाल किले से जब पहली बार उन्होंने कहा, जब टॉयलेट की बात की, जब कई लोगों को लगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहे हैं, मगर इतने सालों के बाद भी अगर किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, उसको ओपन में जाना पड़ता है, तो उनको घर में व्यवस्था हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आज तक करीब 11 करोड़ टॉयलेट बने और 60 करोड़ लोगों की आदत बदल गई, जो ओपन में जाते थे वो भी घर में टॉयलेट जाने लगे। उसके फायदे भी बहुत हुए। करीब पहले 5 साल में ही 3 लाख लोगों की जानें बची। जो डायरिया होता था उसकी वजह से बच्चों की भी जो मौतें होती थी वो भी बची। जो उसकी वजह से जो बीमारियां होती थी वहां भी राहत हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो महिलाओं, उनको रात के अंधेरे के वेट करनी पड़ती थी, उसके बजाय वो कभी भी उसके घर में टॉयलेट होने से उनको उसका जो फायदा हुआ, उसके कारण जो बाहर जाने के कारण उनको सिक्योरिटी का भी जो प्रॉब्लम होता था, उनके ऊपर कई बार अत्याचार भी होते थे, हमले होते थे, वहां भी उसकी सिक्योरिटी बनी। तो ये सभी मिलाकर देखेंगे तो एक टॉयलेट बनाने से कितना फायदा हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। फिर जब विकसित भारत की बात है और घर में नल नहीं है, तो महिलाएं दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी और कई किलोमीटर तक पानी जब वो लाती थी, वो पानी भी पीने लायक नहीं होने के बावजूद उसको सबको पिलाना पड़ता था। और इसी के कारण मोदी साहब ने जब ये नल से जल की योजना बनाई, तो अभी तक 15 करोड़ घरों में ये नल का कनेक्शन दिया गया है। 4 करोड़ घरों में अभी देने का काम वो प्रोसेस में है और 28 तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो ये जो आप देखेंगे कि WHO ने भी कहा है कि जो महिला पानी लेने के लिए जाती थी, तो 5.5 करोड़ घंटे रोज उनके पानी लेने के लिए जाना और आना उसमें जाते थे। उनको वजन उठाना पड़ता था, उसमें से उसको मुक्ति मिली है। और जो पानी अभी जो उनको घर में मिल रहा है वो शुद्ध पानी मिल रहा है। उसके कारण जो लोगों को मेडिकल के लिए भी जो पैसा खर्च करना पड़ता था, तो 8.5 लाख करोड़ रुपया पानी का जो आरोग्य के ऊपर लोगों का खर्च होता था, उसमें भी बचत हुई है। इसके अंदर भी करीब जो गंदा पानी या पीने लायक पानी नहीं होने के कारण जो बच्चों की भी मौत होती थी, उसके अंदर भी बहुत बड़ी लोगों के बच्चों की जान बच सकी है। तो ये नल से जल की योजना विकसित भारत के प्राथमिकता है कि टॉयलेट भी हो, घर में पानी भी हो, जब भी तो हम विकसित भारत की बात कर सकते हैं। तो ये जो मंजिल चली है, अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है विकसित भारत की ओर जाने के लिए कदम बहुत ही महत्वपूर्ण जो मोदी साहब ने लिए है। सर, जब टॉयलेट्स बनाए गए इस देश में और स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बनाना भी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कंपेयर टू उसमें पानी लाना वो ज्यादा मुश्किल काम है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने?
हर नल में जल देखो आने में। दोनों काम मुश्किल तो थे मगर वो जमीन पे तो मोदी साहब ने उतार दिए। अभी जो प्रॉब्लम है कि पानी कहीं जगह पर कई कंप्लेंट भी आती है। इतना बड़ा जब 19 करोड़ घरों में पानी देना है तो छोटी बड़ी कंप्लेंट तो आएगी। हमने लोकसभा में ओपन में भी कहा कि अगर कोई भी स्टेट में किसी का भी कोई भी सरकार की पार्टी हो, सरकार होगी, हम वो कंप्लेंट को दूर करने की पूरी चेष्टा करेंगे। और कई लोगों के ऊपर उसके अंदर एक्शन भी लिया गया, क्योंकि नल है और जल नहीं है। ये जो अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो हमें लगता है हमें कोई गाली दे रहा है, और हमें उसी के लिए हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर हर घर में जो नल से जल पानी की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई है उसको हम पूरी करने जा रहे हैं। और उसके अंदर कई एक्शन भी लिए गए हैं। जहां ग्राउंड वाटर कम पड़ता था वहां हम रिचार्ज करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी योजना हमने उसको वहां भी लगाई है। हम ग्राउंड वाटर कम है तो सरफेस वाटर से दूर से पानी लाकर भी सबको पानी देना, प्रोसेस करके देना, ये सब करे। करीब 25 लाख महिलाओं को उनके घर में आने वाला पानी शुद्ध है या उसके गांव में आने वाला पानी शुद्ध है कि नहीं वो चेक करने के लिए किट भी दिया है, उनको एजुकेट भी किया है। तो उसके वजह से वो महिलाएं अपने गांव में आने वाला पानी भी चेक करते हैं, तो उनको भी मन में होता है कि हमने शुद्ध पानी मिला है। जब आप सारे राज्यों को देखते हैं पानी की सप्लाई को लेकर, तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किन राज्यों में हुआ है और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किन राज्यों में हो रही है? चैलेंज ज्यादा है आपका मिशन पूरा करने में? क्या बोला आपने? हमने कहा जब आप राज्यों के देखते हैं, भारत के राज्यों को, तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किन राज्यों में हुई है जल मिशन में, और किन राज्यों में सबसे ज्यादा आपको चैलेंज है अपना मिशन पूरा करने में? देखो, सभी राज्यों में अपना डीपीआर बनाया उन्होंने, ये राज्य का काम है, उन्होंने टेंडरिंग भी किया, और उसी के आधार पे सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो 50-50% का जो योजना बनाई थी कि राज्य सरकार 50% पैसा लगाएगा, 50% केंद्र से उसको मदद मिलेगी। और जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां पर तो 90-10 की योजना बनी, केंद्र सरकार की ओर से 90% उनको मिला। तो पूरे राज्यों ने अपने क्षेत्र में उनकी जो आवश्यकता के अनुसार हर घर पानी के लिए उन्होंने योजना बनाई है। तो सभी जगह योजना चल रही है। कोई जगह बहुत बड़े जो स्टेट है वहां पर थोड़ा थोड़ा काम बाकी दिखता है, मगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सभी जगह अच्छा काम चल रहा है। अब जैसे हम लोग जब स्टेज के जब आ रहे थे सुबह अभी 5 मिनट पहले, तो पाटिल जी ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, हमने इनको पानी दिया तो पानी वेस्ट भी 2 सिप भी आपने कहा कि इस पे एक्स्ट्रा मत करिए, कोई वेस्ट होगा पानी। तो दैट इज वेरी लॉट ऑफ अवेयरनेस कमिंग फ्रॉम द जल शक्ति मिनिस्टर। सर, इन नॉर्थ इंडिया वी सी वाटर टेबल का डिप्लीशन बहुत ज्यादा इन स्टेट लाइक पंजाब। सो व्हाट स्टेप्स इज योर मिनिस्ट्री डूइंग, हाउ आर यू अप्रोचिंग इश्यूज लाइक दैट? देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो सबको ये भी कहना चाहूंगा कि जो मोदी साहब कहते हैं ना कि अगर पूरा देश एक कदम चलता है तो 140 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। पानी का भी ऐसा है, अगर हम 1 गिलास पानी फेंक देते हैं पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके भी, तो 140 करोड़ गिलास पानी रोज का वेस्ट हो जाएगा। और इसीलिए पानी को बचत करना ये भी अत्यंत आवश्यक है, और उसी के अंदर बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। जो जल संचय की बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 में ये कैच द रेन ये योजना बनाई थी, मगर हमें 2024 में 6 सितंबर को सूरत के एक वर्चुअल कार्यक्रम में मोदी साहब ने आह्वान किया था, जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि लोगों ने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। जो कर्म भूमि में कुछ कमा लेते हैं तो मातृभूमि में कुछ काम करना चाहिए। और मुझे बहुत आनंद के साथ कहना पड़ता है कि करीब 15,59,000 जो स्ट्रक्चर जल संचय के लिए बने, वो लोगों ने 400 करोड़ रुपया अपने पैसों से खर्च करके बनाया। मंत्रालय ने उसमें कोई पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है, और 200 करोड़ का और कमिटमेंट है। ये पैसा लोग अपने मर्जी से अपने गांव में अपने तरीके से अपने एजेंसी लगा से करते हैं, हम उसमें कहीं बीच में नहीं आते। मगर जो परिणाम मिल रहा है, जो काम जिस तरह से मिल रहा है, तो कलेक्टर की ओर से ही उसको अपडेट किया जाता है। तो एक अच्छा काम पूरे देश में लोगों ने एक होकर जो किया है, वो मोदी साहब के आह्वान पर बहुत बड़ा जल संचय का काम वो चल रहा है। सर, भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी है। यमुना नदी के पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चुनाव के बाद हमने देखा कि उस पर काम शुरू हुआ है। तो यमुना को क्लीनिंग का जो काम है उसमें कितना समय लगेगा? कब ऐसा समय आएगा जब क्लीन रिवर फ्रंट होगा और लोग डुबकी लगा सकेंगे यमुना में सेफली? यमुना
वैसे तो अभी उसको नदी कहना ही मुश्किल है। इस तरह का वातावरण, दिल्ली के नदी का जो पार्ट है पूरा नाला बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इलेक्शन के बाद मीटिंग बुलाई और उसके अंदर जो उन्होंने सूचना दी है और उसके ऊपर यूटी का है तो माननीय श्री अमित भाई शाह साहब, मुख्यमंत्री दिल्ली और हमारा मंत्रालय और सब मिलकर उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी जो जल कुंभी उसके अंदर है उसको हटाने के लिए एआई का मदद लेते हुए करीब 48 किलोमीटर की जो लंबाई में जो काम चल रहा है, बहुत सा काम हो गया है और 45 दिन में ये काम पूरा करने का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। हमने उसके अंदर भी 3 भाग रखे हैं। पहला है उसको सफाई करके उसका अपीयरेंस को थोड़ा ठीक ठाक करें। 1.5 साल के अंदर ये पानी को नहाने जैसा हो जाए और 1.5 साल में पीने लायक हो जाए, उस तरह का उसके ऊपर काम चल रहा है। सीएम दिल्ली वो भी मीटिंग कर रही है, श्री अमित भाई शाह साहब भी पूरा इंटरेस्ट लेकर कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उसके अंदर मिल रहा है। तो जल शक्ति मंत्रालय भी उसके अंदर अपने पार्ट में जो आ रहा है उसको हम जल्दी से करके, ये नदी स्वच्छ होनी चाहिए। यमुना के लिए सबके मन में एक भावना है, तो भावनात्मक लोगों भी उसके साथ जो जुड़े हैं, वो भी एनजीओ भी आगे आकर कुछ न कुछ उसके अंदर करना चाहते हैं। तो अब सब मिलकर कुछ करेंगे तो होगा। सभी काम सरकार ही करे ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और सब जब जुड़ के काम करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है जो हमें जल्दी दिखने को मिलेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि 1.5 साल में यमुना में पीने लायक पानी होना चाहिए। अगर सब पहले 1.5 साल में नहाने लायक, उसके बाद 1.5 साल में पीने लायक, 3 साल में पीने लायक। तो सर ये इस कार्य में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है यमुना को क्लीन करने में? पहले तो ये कि जो पूरे दिल्ली का सीवेज जो अंदर जाता है तो हर नाले को उसके ऊपर एसटीपी प्लांट बनाकर उसको ट्रीट करके ही वो पानी नदी में जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली उन्होंने भी वो मीटिंग बुलाकर जितने एसटीपी बने हैं उसको अगर वो अंडर कैपेसिटी काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी यूटिलाइज करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की है। माननीय श्री अमित भाई जी ने भी कहा कि कितना वो टोटल सीवेज आ रहा है, कितना ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, कितनी कैपेसिटी की अभी है, कोई बंद है तो उसको जल्दी से शुरू करना। तो ये सब काम साइमल्टेनियस सभी साथ में चल रहा है। नमामि गंगे भी आपके कार्यभार में आता है और उसमें करीब 70 ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं काफी कंप्लीट हो चुके हैं, फंड्स काफी यूटिलाइज हुए हैं, कुछ अंडर यूटिलाइज हैं। तो नमामि गंगे का जो मिशन है उसका अभी क्या प्रोग्रेस है एंड वेयर डू यू सी द आउटलुक फॉर दैट गोइंग फॉरवर्ड? नमामि गंगे करीब 5 राज्यों में से नदी प्रसार होती है और करीब करीब बहुत से जो सीवेज या जो नाले अंदर जाते थे उसको बंद करके, डाइवर्ट करके या उसके ऊपर एसटीपी प्लांट बनाकर ट्रीट करके ही पानी छोड़ना हमने शुरू किया है। हमने टोटल ये गंगा नदी के ऊपर 63 पावर प्लांट आ रहे हैं। हम जो पानी ट्रीट करते हैं उसको टर्सरी ट्रीटेड वाटर को कंपलसरी पावर प्लांट में ही यूज होना चाहिए। उन्होंने नदी से सीधा पानी नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी दबाव डाला है। कई पावर प्लांट वालों ने ये काम शुरू कर दिया है और पानी ट्रीट करने के बाद वापस जो नदी में जा रहा है वो भी हम बंद कर रहे हैं। कई पॉइंट ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में भी 5 जगह पर जो नाले जा रहे थे उसके भी एसटीपी प्लांट के लिए हमने कल ही उनके साथ मीटिंग की थी। उन्होंने भी कमिट किया है कि हम जल्दी से उसको आगे बढ़ाएंगे। यूपी के अंदर भी कानपुर, जहाँ एक चमड़ा का उद्योग है और आने वाले दिनों में और उसको बढ़ने वाला है, ऐसे टाइम में वो पानी को डाइवर्ट करो, उसको ट्रीट करो, उसके बाद ही वो नदी में जाए, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी के भी अभी 2 नाले हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जल्दी से उसका एसटीपी बन जाएगा। कोई भी पूरे गंगा नदी पर एक भी नाला अंदर नहीं जाएगा, उसके लिए हम लगे हुए हैं। आपने आर यू यूजिंग एआई फॉर नमामि गंगे ऑल्सो? जी, आप नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के लिए भी आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? एआई का इस्तेमाल तो अभी हर जगह होने वाला है और हमने तो शुरू कर दिया है कई जगह पे। उससे ज्यादा अच्छा जो यमुना ही उसका एक सैंपल है, आप अभी भी जाके देख लो। वो जो बोट काम करी है वो एआई बेस है, उसके अंदर एक भी आदमी नहीं है। जी, हमारे देश में सर एक बड़ा मुद्दा है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं रिवर्स को लेकर। जैसे कावेरी डिस्प्यूट है, अभी पंजाब हरियाणा के बीच में भी डिस्प्यूट है, बीच में पंजाब और दिल्ली के बीच में भी डिस्प्यूट शुरू हो गए थे। तो जहां आप बैठते हैं, जो आपकी पोजीशन है, हाउ डू यू सी दीज इन टर्म्स ऑफ बेटर वाटर मैनेजमेंट, बेटर रिवराइन मैनेजमेंट? व्हाट इज योर रोल इन दिस एंड इन सॉल्विंग सम ऑफ दीज? देखिए, जब
अलग अलग पार्टी की सरकार होती है राज्यों में, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो उनके जो अधिकार से ज्यादा पानी की डिमांड कर देते हैं और धीरे धीरे एक वातावरण बन जाता है कि अगर उससे कम में अगर कोई कमिटमेंट होता है, कोई एमओयू हो जाता है, तो वहां के लोग उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा अधिकार तो इतने ही पानी पे था, हमने डिमांड ज्यादा की थी, वो नहीं सोचते। और ये गलती पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सोचना चाहिए कि अपने अधिकार से ज्यादा की बात नहीं करनी चाहिए, मगर हम उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। फिर भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का केन बेतवा का प्रोजेक्ट ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिया। 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। आपको देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश का पीकेसी की योजना बहुत सालों से पेंडिंग थी, उसका एमओयू हो गया और करीब 77,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सैंक्शन कर दिया। पोलावरम करीब 85 साल से वो पेंडिंग चल रहा था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 15,000 करोड़ रुपए दिए और अभी और उसके अंदर 12,000 करोड़ रुपए दिए। वो भी 26-27 में करीब करीब वो भी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये रिवर लिंकिंग जो एक समय में माननीय अटल जी ने कहा था कि नदियां जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और ये बात को जो जमीन पे उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा। सबसे पहले जो सरदार सरोवर की योजना गुजरात में बनी, उसके कारण साबरमती से लेके गुजरात की सभी नदियों और कच्छ तक अगर पानी जो पहुंचा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूछा। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कावेरी डिस्प्यूट भी जल्दी खत्म हो जाएगा? कोई सोल्यूशन कुछ सामने है? देखो, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। हमारी कोशिश है कि उसके अंदर जल्दी से उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाए, और मुझे विश्वास है कि आज के जो वातावरण के अंदर ये जरूर उसका कोई सोल्यूशन आएगा। सर, प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने इस वक्त ये सवाल है, प्रधानमंत्री ने जोर शोर से कहा है और 2 या 3 बार कहा है कि आतंकवाद और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आपका कार्यभार है इंडस ट्रीटी को लेकर। आई नो यू कांट स्पीक टू मच अबाउट इट, बट हाउ विल यू इम्प्लीमेंट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब कह दिया है कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, और जो टीटी थी उसको एविडेंस में रख दिया है, हमारे मंत्रालय का काम है कि उनके जो शब्द है उसके ऊपर अमलीकरण करना। हम जरूर एक बूंद भी पानी ना जाए उसके लिए पूरी कोशिश हमारी ओर से रहेगी, और मैं विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जब निर्णय हो गया है तो उसका अमल हम पूरी तरह से कर लेंगे। Are we increasing the pace of water-based projects in Jammu and Kashmir or construction? समझा नहीं प्रोजेक्ट क्या? मतलब जो हमारे जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर में इंडस वैली को लेकर, बाकी उसका हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा पेस बढ़ा रहे हैं। अभी ये बात के उसका जवाब देना ये उचित जगह भी नहीं है, उचित समय भी नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ेगी उसका सभी काम उसके ऊपर का डैम बनाना होगा या और भी कुछ करना होगा तो जरूर उसके ऊपर काम होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। सर, वन फाइनल क्वेश्चन सिक्योरिटी को लेकर एक और, क्योंकि पानी सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी से बहुत लिंक्ड है, और अपन पाकिस्तान के साथ देखा ये इशू हुआ, हमारा चाइना के साथ भी इशू है, तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी, क्योंकि चाइना के पास ब्रह्मपुत्र वगैरह वहां से आता है, तो किस तरह से आप इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ से चाइना बॉर्डर को लेकर? पानी की समस्या नॉर्थ का हो या बाकी राज्यों की हो, देश के सिक्योरिटी के साथ हो या आम आदमी की व्यवस्था के साथ हो, पानी, इसीलिए तो पानी को कहते हैं कि जल है तो जीवन है, और ये सभी समस्या उसके साथ जुड़ी हुई है। समय समय पे समस्या अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है, उसका सॉल्यूशन भी हम अलग अलग तरीके से लाते हैं। मैं आपको एक लाइन में अगर कह सकता हूँ कि हमें जो लीडरशिप मिली है, उस लीडरशिप के अंदर पानी के लिए जो काम हो रहा है, जैसे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 75 तालाब हर जिले में 700 जिले में बनवाए, तो कैच द रेन वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ। अलग अलग डैम के लिए और अलग अलग जो योजनाएं पेंडिंग थी उसके ऊपर जो काम हुआ, उसमें आने वाले दिनों में अभी जो हर घर में नल से जल जा रहा है, हर खेत को भी पानी मिले, खेतों में एक जगह पर उसको पानी फोर्स से मिले, क्वांटिटी से मिले, उसके लिए जो उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट अभी हमें सैंक्शन करके दिया है, तो उनकी सोच देखिए
कि सभी खेतों में अगर मिलेगा तो किसानों को फायदा होगा। उसके अंदर वो ड्रिप सिस्टम लगाएगा तो पानी का कम यूज में हो, ज्यादा आमदनी उसको होगी। तो पानी के लिए सभी प्रकार का काम जो भी आवश्यकता है उसके लिए सिक्योरिटी का होगा, तो उसके ऊपर भी जो उन्होंने एक बोल दिया, एविडेंस पे रख दिया, तो वो भी एक बड़ा काम हो गया है। और उसका पानी का उपयोग कैसे हो जी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। सो पाटिल जी, आप राजनीतिज्ञ भी हैं, आप गुजरात बीजेपी का कार्यभार भी संभालते हैं मंत्रालय के साथ साथ। हाल में नगर पालिका के चुनाव हुए जिसमें भाजपा को भारी विजय मिली। अभी जो आने वाले चुनाव है गुजरात में, जो ग्राम पंचायत चुनाव है, उसमें आपका क्या आउटलुक है? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष की जवाबदारी भी अभी है, और मैं मानता हूँ और चाहता भी हूँ कि जल्दी से नया कार्यभार संभाल ले कोई आए, और पार्टी उसके ऊपर सोच भी रही होगी। जो अभी आपने कहा नगर पालिका इलेक्शन में गुजरात में 68 में से हम 65 सीट जीते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता उसको जीतने की आदत मोदी साहब ने डाल दी है, और गुजरात में तो विशेष रूप से डाली हुई है। अभी यहाँ हमारे यहाँ 5300 ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, और हम टारगेट करके चल रहे कि हम 5000 से ज्यादा एक ग्राम पंचायत जीतेंगे। और हम जब कहते हैं तो मोदी साहब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर जब कहते हैं तो बिल्कुल परिणाम मिलता है। ये आज तक का इतिहास भी आपको दिखेगा। पाटिल, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा आप अब भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है आपके शर्ट पर भी लगा हुआ है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी बिग हैंड फॉर मिस्टर सी आर पाटिल। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।